प्राचीन यूनान की धरती, जहां सभ्यता की नींव रखी गई, जहां दर्शन, कला और युद्ध कला ने मानव इतिहास को नया आकार दिया। इस धरती पर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक व्यक्ति ने अपने असाधारण दृष्टिकोण और साहस से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। उसका नाम था थेमिस्टोकल्स। ये कहानी है एक ऐसे नौसैनिक रणनीतिकार की जिसने न केवल एथेंस को बचाया बल्कि यूनान को एक महाशक्ति के आक्रमण से मुक्ति दिलाई। ये कहानी है थेमिस्टोकल्स की, जिसके नेतृत्व में एथेंस ने फारसी साम्राज्य के विरुद्ध अपनी नियति को पुनर्लिखित किया। एथेंस, एक शहर जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और बौद्धिक उन्नति के लिए जाना जाता था, लेकिन उस समय यह शहर छोटा था और उसकी शक्ति सीमित। इसी शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में लगभग 524 ईसा पूर्व थेमिस्टोकल्स का जन्म हुआ। उनके पिता नियोक्लेस एक साधारण नागरिक थे और उनकी माता कुछ इतिहासकारों के अनुसार विदेशी मूल की थी। थेमिस्टोकल्स का बचपन सामान्य था, लेकिन उनके भीतर एक असाधारण जुनून और महत्वाकांक्षा थी। युवा थेमिस्टोकल्स को जहाजों और समुद्र ने हमेशा आकर्षित किया। एथेंस के बंदरगाह पीरियस में वो घंटों बिताया करते थे, जहाजों को देखते हुए, नाविकों से बातें करते हुए। समुद्र उनके लिए केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं था, ये एक अवसर था, एक रणभूमि थी जहां भविष्य की लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। लेकिन उस समय एथेंस की नौसेना कमजोर थी। यूनान के शहर राज्यों में स्पार्टा की थल सेना को सबसे शक्तिशाली माना जाता था और एथेंस की ताकत उसकी बौद्धिक और व्यापारिक क्षमताओं में थी। थेमिस्टोकल्स को यह बात खटकती थी। वो मानते थे कि एथेंस की सच्ची शक्ति समुद्र में छिपी है। थेमिस्टोकल्स कोई कुलीन वंश का हिस्सा नहीं थे। उनकी सामाजिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन उनकी वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें एथेंस की राजनीति में एक स्थान दिलाया। 30 वर्ष की आयु तक वो एथेंस की सभा में एक प्रभावशाली वक्ता बन चुके थे। उनकी आवाज में एक जादू था जो लोगों को उनके विचारों की ओर आकर्षित करता था, लेकिन उनके विचार हमेशा लोकप्रिय नहीं थे। उस समय फारसी साम्राज्य, जिसका विस्तार एशिया माइनर से लेकर मिस्र तक था, यूनान के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन रहा था। फारस का राजा डेरियस प्रथम यूनानी शहरों को अपने अधीन करने की योजना बना रहा था। कई एथेनियनों का मानना था कि यूनान की रक्षा के लिए थल सेना को मजबूत करना होगा, लेकिन थेमिस्टोकल्स का दृष्टिकोण अलग था। वो बार बार सभा में कहते थे, एथेंस की रक्षा समुद्र में है, हमें एक शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता है। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था। नौसेना को बनाना और उसका रखरखाव महंगा था और कई लोग इसे अनावश्यक मानते थे। थेमिस्टोकल्स को अपने इस सपने को साकार करने के लिए न केवल अपने विरोधियों को समझाना था, बल्कि एथेंस के नागरिकों का विश्वास भी जीतना था। उनकी ये जिद और दूरदृष्टि ही थी जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती थी। थेमिस्टोकल्स के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एथेंस के निकट लॉरियम की खदानों में चांदी का विशाल भंडार खोजा गया। यह खोज एथेंस के लिए एक वरदान थी, लेकिन इस धन का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर सभा में तीखी बहस छिड़ गई। कई नेताओं का सुझाव था कि इस धन को नागरिकों में बांट दिया जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, लेकिन थेमिस्टोकल्स ने एक अलग प्रस्ताव रखा। उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा, यह धन हमें क्षणिक सुख के लिए नहीं बांटना चाहिए। यह धन हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। हमें इसका उपयोग एक शक्तिशाली नौसेना बनाने में करना चाहिए जो फारसी आक्रमण को रोक सके। उनकी बातों में एक जुनून था, एक दृढ़ विश्वास जो धीरे धीरे सभा के अन्य सदस्यों को प्रभावित करने लगा। थेमिस्टोकल्स जानते थे कि फारसी साम्राज्य की ताकत उसकी विशाल सेना में थी, लेकिन समुद्र में यूनानी जहाजों का कोई मुकाबला नहीं था। यदि एथेंस अपनी नौसेना को मजबूत कर ले
तो वो फारसियों को यूनान की धरती पर कदम रखने से पहले ही रोक सकता था। उनकी यह रणनीति केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, ये एक दूरगामी दृष्टिकोण था जो एथेंस को एक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने वाला था। थेमिस्टोकल्स का यह प्रस्ताव आसानी से स्वीकार नहीं किया गया। उनके कई राजनीतिक विरोधी थे, जिनमें कुलीन वर्ग के नेता जैसे अरिस्टाइड्स शामिल थे। अरिस्टाइड्स एक सम्मानित नेता थे जो थल सेना को मजबूत करने के पक्ष में थे। वो थेमिस्टोकल्स की नौसेना योजना को अव्यवहारिक और जोखिम भरा मानते थे। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहसें होती थी और एथेंस की सभा दो गुटों में बंट गई थी। इसके अलावा थेमिस्टोकल्स की सामाजिक पृष्ठभूमि भी उनके लिए एक चुनौती थी। कुलीन वर्ग उन्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखता था, जिसके पास न तो वंश की शक्ति थी, न ही धन का वैभव। लेकिन थेमिस्टोकल्स ने अपनी बुद्धि और रणनीतिक कौशल से इन सभी बाधाओं को पार करना शुरू किया। उन्होंने जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी, उन्हें फारसी खतरे के बारे में बताया और यह समझाया कि एक शक्तिशाली नौसेना ही उनकी स्वतंत्रता की गारंटी है। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। एथेंस के नागरिक उनके विचारों से सहमत होने लगे। लॉरियम की चांदी का उपयोग नौसेना के लिए करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय ने न केवल एथेंस की नियति को बदला, बल्कि थेमिस्टोकल्स को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो अपने समय से बहुत आगे था। जैसे जैसे एथेंस में नए युद्धपोत बनने शुरू हुए, फारसी साम्राज्य की सेनाएं यूनान की ओर बढ़ रही थी। डेरियस प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जैक्सरजीज सत्ता में आया। जैक्सरजीज ने अपने पिता के सपने को पूरा करने की ठानी थी। उसने एक विशाल सेना और नौसेना तैयार की, जिसका एकमात्र लक्ष्य था यूनान को अपने अधीन करना। एथेंस, एक शहर जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और बौद्धिक उन्नति के लिए जाना जाता था, लेकिन उस समय यह शहर छोटा था और उसकी शक्ति सीमित। इसी शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में लगभग 524 ईसा पूर्व थेमिस्टोकल्स का जन्म हुआ। उनके पिता नियोक्लेस एक साधारण नागरिक थे और उनकी माता कुछ इतिहासकारों के अनुसार विदेशी मूल की थी। थेमिस्टोकल्स का बचपन सामान्य था, लेकिन उनके भीतर एक असाधारण जुनून और महत्वाकांक्षा थी। युवा थेमिस्टोकल्स को जहाजों और समुद्र ने हमेशा आकर्षित किया। एथेंस के बंदरगाह पीरियस में वो घंटों बिताया करते थे, जहाजों को देखते हुए, नाविकों से बातें करते हुए। समुद्र उनके लिए केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं था, ये एक अवसर था, एक रणभूमि थी जहां भविष्य की लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। लेकिन उस समय एथेंस की नौसेना कमजोर थी। यूनान के शहर राज्यों में स्पार्टा की थल सेना को सबसे शक्तिशाली माना जाता था और एथेंस की ताकत उसकी बौद्धिक और व्यापारिक क्षमताओं में थी। थेमिस्टोकल्स को यह बात खटकती थी। वो मानते थे कि एथेंस की सच्ची शक्ति समुद्र में छिपी है। थेमिस्टोकल्स कोई कुलीन वंश का हिस्सा नहीं थे। उनकी सामाजिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन उनकी वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें एथेंस की राजनीति में एक स्थान दिलाया। 30 वर्ष की आयु तक वो एथेंस की सभा में एक प्रभावशाली वक्ता बन चुके थे। उनकी आवाज में एक जादू था जो लोगों को उनके विचारों की ओर आकर्षित करता था। लेकिन उनके विचार हमेशा लोकप्रिय नहीं थे। उस समय फारसी साम्राज्य, जिसका विस्तार एशिया माइनर से लेकर मिस्र तक था, यूनान के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन रहा था। फारस का राजा डेरियस प्रथम यूनानी शहरों को अपने अधीन करने की योजना बना रहा था। कई एथेनियनों का मानना था कि यूनान की रक्षा के लिए थल सेना को मजबूत करना होगा, लेकिन थेमिस्टोकल्स का दृष्टिकोण अलग था। वो बार बार सभा में कहते थे, एथेंस की रक्षा समुद्र में है, हमें एक शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता है। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था। नौसेना को बनाना और उसका रखरखाव महंगा था और कई लोग इसे अनावश्यक मानते थे। थेमिस्टोकल्स को अपने इस सपने को साकार करने के लिए न केवल अपने विरोधियों को समझाना था,
बल्कि एथेंस के नागरिकों का विश्वास भी जीतना था। उनकी ये जिद और दूरदृष्टि ही थी जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती थी। थेमिस्टोकल्स के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एथेंस के निकट लॉरियम की खदानों में चांदी का विशाल भंडार खोजा गया। यह खोज एथेंस के लिए एक वरदान थी, लेकिन इस धन का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर सभा में तीखी बहस छिड़ गई। कई नेताओं का सुझाव था कि इस धन को नागरिकों में बांट दिया जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, लेकिन थेमिस्टोकल्स ने एक अलग प्रस्ताव रखा। उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा, यह धन हमें क्षणिक सुख के लिए नहीं बांटना चाहिए। यह धन हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। हमें इसका उपयोग एक शक्तिशाली नौसेना बनाने में करना चाहिए जो फारसी आक्रमण को रोक सके। उनकी बातों में एक जुनून था, एक दृढ़ विश्वास जो धीरे धीरे सभा के अन्य सदस्यों को प्रभावित करने लगा। थेमिस्टोकल्स जानते थे कि फारसी साम्राज्य की ताकत उसकी विशाल सेना में थी, लेकिन समुद्र में यूनानी जहाजों का कोई मुकाबला नहीं था। यदि एथेंस अपनी नौसेना को मजबूत कर ले तो वो फारसियों को यूनान की धरती पर कदम रखने से पहले ही रोक सकता था। उनकी यह रणनीति केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, ये एक दूरगामी दृष्टिकोण था जो एथेंस को एक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने वाला था। थेमिस्टोकल्स का यह प्रस्ताव आसानी से स्वीकार नहीं किया गया। उनके कई राजनीतिक विरोधी थे, जिनमें कुलीन वर्ग के नेता जैसे अरिस्टाइड्स शामिल थे। अरिस्टाइड्स एक सम्मानित नेता थे जो थल सेना को मजबूत करने के पक्ष में थे। वो थेमिस्टोकल्स की नौसेना योजना को अव्यवहारिक और जोखिम भरा मानते थे। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहसें होती थी और एथेंस की सभा दो गुटों में बंट गई थी। इसके अलावा थेमिस्टोकल्स की सामाजिक पृष्ठभूमि भी उनके लिए एक चुनौती थी। कुलीन वर्ग उन्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखता था, जिसके पास न तो वंश की शक्ति थी, न ही धन का वैभव। लेकिन थेमिस्टोकल्स ने अपनी बुद्धि और रणनीतिक कौशल से इन सभी बाधाओं को पार करना शुरू किया। उन्होंने जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी, उन्हें फारसी खतरे के बारे में बताया और यह समझाया कि एक शक्तिशाली नौसेना ही उनकी स्वतंत्रता की गारंटी है। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। एथेंस के नागरिक उनके विचारों से सहमत होने लगे। लॉरियम की चांदी का उपयोग नौसेना के लिए करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय ने न केवल एथेंस की नियति को बदला, बल्कि थेमिस्टोकल्स को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो अपने समय से बहुत आगे था। जैसे जैसे एथेंस में नए युद्धपोत बनने शुरू हुए, फारसी साम्राज्य की सेनाएं यूनान की ओर बढ़ रही थी। डेरियस प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जैक्सरजीज सत्ता में आया। जैक्सरजीज ने अपने पिता के सपने को पूरा करने की ठानी थी। उसने एक विशाल सेना और नौसेना तैयार की, जिसका एकमात्र लक्ष्य था यूनान को अपने अधीन करना। एथेंस की सड़कों पर युद्ध की आहट गूंज रही थी। समुद्र की लहरें बेचैन थी और हवा में एक अनिश्चितता का साया मंडरा रहा था। थेमिस्टोकल्स, जिन्होंने एथेंस की नौसेना को एक शक्तिशाली हथियार में बदलने का सपना देखा था, अब उस सपने को साकार करने की कगार पर थे। लेकिन सामने खड़ा था फारसी साम्राज्य, जिसकी सेना और नौसेना की विशालता के सामने यूनान के छोटे छोटे शहर राज्य नन्हे से दीपक की तरह प्रतीत होते थे। 480 ईसा पूर्व का समय था। फारस का नया राजा जैक्सरजीज अपने पिता डेरियस प्रथम की हार का बदला लेने को तैयार था। 10 वर्ष पहले मैराथन की लड़ाई में एथेंस ने फारसियों को परास्त किया था, लेकिन ये जीत केवल एक शुरुआत थी। जैक्सरजीज ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने लाखों सैनिकों की एक सेना तैयार की, जिसे इतिहास में सबसे विशाल सेनाओं में से एक माना जाता है। साथ ही उसकी नौसेना में सैकड़ों युद्धपोत थे, जो यूनान के तटों को घेरने के लिए तैयार थे। एथेंस में खबरें आने लगी थी कि फारसी सेना उत्तरी यूनान की ओर बढ़ रही थी। जैक्सरजीज ने हेलस्पोंट पर एक विशाल पुल बनवाया ताकि उसकी सेना समुद्र को पार कर यूनान में प्रवेश कर सके।
ये नजारा यूनानियों के लिए भयावह था। यूनान के शहर राज्य जैसे एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ और अन्य हमेशा आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन अब उन्हें एकजुट होने की जरूरत थी, क्योंकि ये युद्ध किसी एक शहर का नहीं बल्कि पूरे यूनान की स्वतंत्रता का था। थेमिस्टोकल्स इस खतरे को बहुत पहले भांप चुके थे। उनकी नौसेना अब तैयार थी। लॉरियम की चांदी से बने युद्धपोत, जिन्हें ट्रायर कहा जाता था, तेज, हल्के और युद्ध के लिए उपयुक्त थे। लेकिन संख्या के मामले में फारसी नौसेना अभी भी यूनानियों से कहीं आगे थी। थेमिस्टोकल्स जानते थे कि इस युद्ध को जीतने के लिए केवल जहाजों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए रणनीति, साहस और एकता की जरूरत थी। थेमिस्टोकल्स ने यूनान के विभिन्न शहर राज्यों को एकजुट करने के लिए एक सभा बुलाई। कोरिंथ में यूनान के नेताओं ने एकत्र होकर फारसी आक्रमण का सामना करने की योजना बनाई, लेकिन यह आसान नहीं था। स्पार्टा, जो यूनान की सबसे शक्तिशाली थल सेना का नेतृत्व करता था, समुद्री युद्ध पर भरोसा नहीं करता था। स्पार्टा के राजा लियोनिदास थल पर फारसियों को रोकने की रणनीति के पक्ष में थे। अन्य शहर राज्य भी अपने अपने हितों को लेकर बंटे हुए थे। थेमिस्टोकल्स ने सभा में अपनी बात रखी। उनकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो सभी को प्रभावित करता था। उन्होंने कहा, यदि हम फारसियों को समुद्र में नहीं रोक पाए तो उनकी सेना हमारी धरती को रौंद डालेगी। हमारी नौसेना ही वो हथियार है जो इस युद्ध का रुख बदल सकती है। लेकिन स्पार्टा और अन्य शहर राज्यों के नेताओं को मनाना आसान नहीं था। कई लोग मानते थे कि थल पर युद्ध लड़ना ही एकमात्र रास्ता है। थेमिस्टोकल्स ने धैर्य और कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने स्पार्टा को समझाया कि थल और समुद्र दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। अंततः एक समझौता हुआ। स्पार्टा की सेना लियोनिदास के नेतृत्व में थर्मोपाइली के संकरे रास्ते पर फारसियों को रोकने की कोशिश करेगी, ताकि यूनानी नौसेना को समुद्र में युद्ध की तैयारी करने का समय मिल सके। थेमिस्टोकल्स को इस योजना में अपनी नौसेना की भूमिका को साबित करना था। थर्मोपाइली की लड़ाई शुरू हुई। लियोनिदास और उनके 300 स्पार्टनों ने साथ में अन्य यूनानी सैनिकों के साथ फारसी सेना को कई दिनों तक रोके रखा। ये एक वीरतापूर्ण प्रयास था, लेकिन फारसियों ने अंततः थर्मोपाइली पर कब्जा कर लिया। लियोनिदास और उनके सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इस बलिदान ने यूनानियों को समय दिया। इसी दौरान समुद्र में थेमिस्टोकल्स यूनानी नौसेना का नेतृत्व कर रहे थे। आर्टेमिसियम की खाड़ी में यूनानी और फारसी नौसेनाओं के बीच पहला टकराव हुआ। थेमिस्टोकल्स ने अपनी रणनीति के तहत यूनानी जहाजों को संकरे जलमार्ग में रखा, जहां फारसी नौसेना की विशाल संख्या का लाभ कम हो जाता था। यूनानी ट्रायर, जो छोटे और तेज थे, फारसी जहाजों पर तेजी से हमला करते और पीछे हट जाते। आर्टेमिसियम की लड़ाई में कोई स्पष्ट विजेता नहीं उभरा। दोनों पक्षों को नुकसान हुआ, लेकिन थेमिस्टोकल्स ने यह साबित कर दिया कि उनकी नौसेना फारसियों का मुकाबला कर सकती है। लेकिन थर्मोपाइली में हार की खबर ने यूनानी सेनाओं का मनोबल तोड़ दिया। फारसी सेना अब दक्षिण की ओर बढ़ रही थी और एथेंस सीधे उनके निशाने पर था। थेमिस्टोकल्स के सामने अब एक असंभव स्थिति थी। फारसी सेना एथेंस की ओर बढ़ रही थी और शहर की रक्षा के लिए पर्याप्त थल सेना नहीं थी। कई एथेनियनों का मानना था कि उन्हें शहर में रहकर आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए, लेकिन थेमिस्टोकल्स का दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने एक कठिन लेकिन दूरदर्शी निर्णय लिया। उन्होंने एथेंस की सभा में कहा, हमें शहर को छोड़ना होगा। हमारी ताकत हमारी नौसेना में है, न कि दीवारों में। यदि हम समुद्र में फारसियों को हरा देते हैं तो हमारा शहर फिर से हमारा होगा। यह प्रस्ताव सुनकर सभा में हंगामा मच गया। अपने घरों, मंदिरों और स्मारकों को छोड़ना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन थेमिस्टोकल्स ने अपनी वाक्पटुता और तर्कों से लोगों को समझाया। उन्होंने डेल्फी के ओरेकल का हवाला दिया,
जिसने कहा था कि लकड़ी की दीवारें एथेंस को बचाएंगी। थेमिस्टोकल्स ने इसे अपनी नौसेना के युद्धपोतों से जोड़ा और लोगों को विश्वास दिलाया कि समुद्र में जीत ही उनकी एकमात्र उम्मीद है। अंततः एथेनियनों ने शहर को खाली करने का फैसला किया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पड़ोसी द्वीपों जैसे सलामिस और एजना में शरण लेने के लिए रवाना हुए। पुरुष नौसेना में शामिल हो गए और एथेंस एक खाली शहर बन गया। थेमिस्टोकल्स अब सलामिस के द्वीप के पास यूनानी नौसेना को एकत्र कर रहे थे। फारसी नौसेना भी पीछे पीछे आ रही थी और जैक्सरजीज को विश्वास था कि वह यूनानियों को आसानी से कुचल देगा। लेकिन थेमिस्टोकल्स के दिमाग में एक योजना थी। सलामिस की खाड़ी, जो संकरी और जटिल थी, उनकी रणनीति का केंद्र बनने वाली थी। वो जानते थे कि फारसी नौसेना की ताकत उसकी संख्या में थी, लेकिन संकरे जलमार्ग में यह ताकत उनकी कमजोरी बन सकती थी। थेमिस्टोकल्स ने यूनानी नेताओं को एक बार फिर एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन कई कमांडर, विशेष रूप से स्पार्टा के, सलामिस में रुकने के बजाय दक्षिण की ओर पीछे हटना चाहते थे। थेमिस्टोकल्स को अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था। कैसे वो यूनानियों को सलामिस में रुकने के लिए मना ले और कैसे वो फारसियों को अपनी जाल में फंसा ले। समुद्र की लहरें सलामिस की खाड़ी में बेचैन थी। क्षितिज पर फारसी नौसेना के युद्धपोतों की छाया मंडरा रही थी और यूनानी सेनाओं के बीच अनिश्चितता का बादल छाया हुआ था। 480 ईसा पूर्व का यह समय यूनान के भविष्य के लिए निर्णायक था। थेमिस्टोकल्स, एथेंस के नौसैनिक रणनीतिकार, अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के सामने खड़े थे। उनकी दूरदृष्टि, उनकी चतुराई और उनका साहस अब यूनान की स्वतंत्रता की आखिरी उम्मीद थे। सलामिस की खाड़ी में यूनानी नौसेना एकत्र थी, लेकिन एकता की कमी साफ दिखाई दे रही थी। एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ और अन्य शहर राज्यों के कमांडर एकजुट तो थे, लेकिन उनके विचारों में मतभेद गहरा रहे थे। स्पार्टा के कमांडर यूरिबियाडेस और कई अन्य नेता सलामिस में रुककर फारसियों से लड़ने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि यूनानी नौसेना को दक्षिण की ओर, पेलोपोनेसस की ओर पीछे हटना चाहिए, जहां स्पार्टा की थल सेना उनकी रक्षा कर सकती थी। थेमिस्टोकल्स के लिए यह स्थिति असहनीय थी। वो जानते थे कि सलामिस की संकरी खाड़ी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यहां फारसी नौसेना की विशाल संख्या का लाभ कम हो जाता था और यूनानी ट्रायरों की गति और चपलता उन्हें जीत दिला सकती थी। लेकिन अगर यूनानी नौसेना सलामिस छोड़ देती तो फारसी बेड़ा उन्हें खुले समुद्र में आसानी से कुचल देता। थेमिस्टोकल्स को किसी भी कीमत पर यूनानियों को सलामिस में रोकना था। उन्होंने यूरिबियाडेस और अन्य कमांडरों के साथ तीखी बहस की। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही एक कूटनीतिक चतुराई भी। उन्होंने कहा, यदि हम सलामिस छोड़ते हैं तो हम न केवल एथेंस को बल्कि पूरे यूनान को खो देंगे। यह हमारा आखिरी मौका है। संकरे जलमार्ग में हम फारसियों को हरा सकते हैं। लेकिन कई कमांडर उनके तर्कों से सहमत नहीं थे। सभा में तनाव बढ़ता जा रहा था और यूनानी बेड़ा बिखरने की कगार पर था। थेमिस्टोकल्स समझ गए कि केवल तर्क और बहस से काम नहीं चलेगा। उन्हें कुछ ऐसा करना था जो यूनानियों को सलामिस में रुकने के लिए मजबूर कर दे। और फिर उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो इतिहास में उनकी चतुराई का सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। थेमिस्टोकल्स ने अपने विश्वास पात्र सिकिनोस को एक गुप्त संदेश के साथ फारसी शिविर में भेजा। सिकिनोस ने जैक्सरजीज को बताया कि यूनानी नौसेना बिखर चुकी है और सलामिस से भागने की योजना बना रही है। उसने ये भी कहा कि यदि फारसी नौसेना तुरंत हमला कर दे तो वो यूनानियों को आसानी से कुचल सकती है। ये संदेश एक जाल था। थेमिस्टोकल्स जानते थे कि जैक्सरजीज, जो पहले ही अपनी विशाल सेना पर अति आत्मविश्वास से भरा था, इस मौके को नहीं छोड़ेगा। जैक्सरजीज ने ठीक वही किया जो थेमिस्टोकल्स चाहते थे। उसने अपनी नौसेना को रात में
सलामिस की खाड़ी को घेरने का आदेश दिया ताकि यूनानी बेड़ा भाग न सके। फारसी जहाजों ने खाड़ी के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया और अब यूनानियों के पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जब यह खबर यूनानी कमांडरों तक पहुंची तो वे क्रोधित हुए। कुछ ने थेमिस्तोकल्स पर विश्वासघात का आरोप लगाया, लेकिन अब पीछे हटना असंभव था। थेमिस्तोकल्स की चाल काम कर गई थी। यूनानी नौसेना को अब सलामिस में रहकर लड़ना ही था। सितंबर 480 ईसा पूर्व की एक सुबह सलामिस की खाड़ी में युद्ध की शुरुआत हुई। जैक्सरजीज अपनी सुनहरी राजगद्दी पर पास की पहाड़ी पर बैठा था, ये विश्वास करते हुए कि उसकी नौसेना यूनानियों को कुचल देगी। फारसी बेड़ा, जिसमें सैकड़ों जहाज थे, खाड़ी में प्रवेश करने लगा, लेकिन संकरे जलमार्ग ने उनकी ताकत को उनकी कमजोरी में बदल दिया। थेमिस्तोकल्स ने यूनानी बेड़े को रणनीतिक रूप से तैनात किया था। उन्होंने अपने जहाजों को छोटे छोटे समूह में बांटा, जो फारसी जहाजों पर तेजी से हमला करते और पीछे हट जाते। यूनानी ट्रायर, जो हल्के और तेज थे, फारसी जहाजों को आसानी से चकमा दे रहे थे। इसके अलावा थेमिस्तोकल्स ने हवा और लहरों का भी पूरा फायदा उठाया। सुबह की हल्की हवा ने यूनानी जहाजों को गति दी, जबकि फारसी जहाज, जो भारी और बड़े थे, संकरे जलमार्ग में फंसते चले गए। लड़ाई शुरू होने के कुछ ही घंटों में फारसी बेड़ा अव्यवस्था में डूब गया। उनके जहाज एक दूसरे से टकराने लगे और यूनानी नाविकों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। वे अपने जहाजों की नोक से फारसी जहाजों को टक्कर मारते, जिससे उनके पतवार टूट जाते। यूनानी सैनिक, जो समुद्री युद्ध में माहिर थे, फारसी नाविकों पर भारी पड़ रहे थे। थेमिस्तोकल्स पूरे युद्ध को करीब से देख रहे थे। वो अपने जहाज से संदेशवाहकों के जरिए कमांडरों को निर्देश भेज रहे थे। उनकी रणनीति इतनी सटीक थी कि फारसी बेड़ा पूरी तरह बिखर गया। जैक्सरजीज, जो अपनी जीत का सपना देख रहा था, अब अपनी नौसेना के विनाश को देख रहा था। सूर्यास्त तक सलामिस की खाड़ी फारसी जहाजों के मलबे से भर गई थी। सलामिस की लड़ाई यूनानियों की शानदार जीत थी। फारसी नौसेना को भारी नुकसान हुआ और जैक्सरजीज की अजेयता का मिथक टूट गया। यूनानी नाविकों ने उत्सव मनाया और थेमिस्तोकल्स को एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। उनकी चतुराई और रणनीति ने न केवल एथेंस को बल्कि पूरे यूनान को बचा लिया था। लेकिन थेमिस्तोकल्स जानते थे कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जैक्सरजीज की थल सेना अभी भी यूनान में थी और फारसी राजा बदला लेने की योजना बना सकता था। सलामिस की जीत ने यूनानियों को समय और आत्मविश्वास दिया, लेकिन अगला कदम और भी महत्वपूर्ण था। थेमिस्तोकल्स ने यूनानी नेताओं को एकजुट रखने की कोशिश जारी रखी ताकि वे फारसियों को यूनान से पूरी तरह खदेड़ सकें। इसके अलावा एथेंस के लिए एक और चुनौती थी। शहर को खाली कर दिया गया था और फारसियों ने इसे जला दिया था। मंदिर, घर और स्मारक राख में बदल चुके थे। थेमिस्तोकल्स को अब न केवल युद्ध जीतना था, बल्कि अपने शहर को फिर से बसाना था। उनकी नजर भविष्य पर थी, जहां एथेंस न केवल एक शहर राज्य बल्कि एक समुद्री साम्राज्य बन सकता था। सलामिस की लड़ाई ने थेमिस्तोकल्स को यूनान के सबसे महान नेताओं में से एक बना दिया। उनकी रणनीति, उनकी चतुराई और उनकी दूरदृष्टि ने इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर कर दिया। लेकिन ये जीत केवल एक शुरुआत थी। फारसी खतरा अभी टला नहीं था और यूनान के शहर राज्यों के बीच एकता बनाए रखना अभी भी एक चुनौती था। सलामिस की खाड़ी में यूनानी नौसेना की जीत ने इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। थेमिस्तोकल्स, जिनकी रणनीति और चतुराई ने फारसी नौसेना को परास्त किया, अब यूनान के नायक बन चुके थे। लेकिन युद्ध का मैदान अभी शांत नहीं हुआ था। फारसी राजा जैक्सरजीज की थल सेना यूनान में डटी हुई थी और एथेंस, जो अब राख में बदल चुका था, अपने पुनर्जनन की प्रतीक्षा कर रहा था। सलामिस की जीत ने यूनानियों को एक नई उम्मीद दी,
लेकिन फारसी खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। जैक्सरजीज अपनी नौसेना की हार से विचलित होकर यूनान से वापस लौटने का फैसला किया। वो अपनी अधिकांश सेना को अपने जनरल मार्डोनियस के अधीन छोड़कर फारस लौट गया। मार्डोनियस की सेना अभी भी उत्तरी यूनान में थी और उसका लक्ष्य यूनानी शहर राज्यों को अपने अधीन करना था। थेमिस्टोकल्स के लिए यह समय न केवल युद्ध की रणनीति बनाने का था, बल्कि यूनानी शहर राज्यों को एकजुट रखने का भी। सलामिस की जीत के बाद स्पार्टा और अन्य शहर राज्यों के बीच फिर से मतभेद उभरने लगे। स्पार्टा का मानना था कि अब युद्ध का केंद्र पेलोपोनेसस होना चाहिए, जहां उनकी थल सेना फारसियों का मुकाबला कर सकती थी। लेकिन थेमिस्टोकल्स जानते थे कि यूनान की असली ताकत उसकी नौसेना में है। उन्होंने यूनानी नेताओं को समझाया कि फारसियों को पूरी तरह हराने के लिए थल और समुद्र दोनों मोर्चों पर एकजुट होकर लड़ना होगा। इस बीच थेमिस्टोकल्स ने एथेंस के पुनर्निर्माण की योजना शुरू की। शहर को फारसियों ने जला दिया था और इसके मंदिर, घर और दीवारें खंडहर में बदल चुके थे। थेमिस्टोकल्स ने एथेनियनों को प्रेरित किया कि वे अपने शहर को पहले से भी मजबूत बनाएं। उन्होंने विशेष रूप से शहर की दीवारों और पीरियस बंदरगाह को मजबूत करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली नौसेना और सुरक्षित बंदरगाह ही एथेंस को भविष्य में अजेय बनाएंगे। 479 ईसा पूर्व में यूनानी सेनाएं एक बार फिर फारसियों के खिलाफ एकजुट हुई। इस बार युद्ध का मैदान था प्लाटिया, जहां स्पार्टा के नेतृत्व में यूनानी थल सेना ने मार्डोनियस की सेना का सामना किया। थेमिस्टोकल्स इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, क्योंकि उनका ध्यान नौसेना पर था, लेकिन उनकी रणनीति ने इस जीत की नींव रखी थी। सलामिस में फारसी नौसेना की हार ने मार्डोनियस की सेना को समुद्री सहायता से वंचित कर दिया था, जिससे वो कमजोर पड़ गई थी। प्लाटिया की लड़ाई में यूनानियों ने निर्णायक जीत हासिल की। मार्डोनियस मारा गया और फारसी सेना पूरी तरह तितर-बितर हो गई। उसी समय यूनानी नौसेना ने माइकेल के युद्ध में फारसी बेड़े के अवशेषों को नष्ट कर दिया। इन दोहरी जीतों ने फारसी आक्रमण को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यूनान अब स्वतंत्र था और थेमिस्टोकल्स की दूरदृष्टि ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फारसी युद्धों की समाप्ति के बाद थेमिस्टोकल्स ने एथेंस को एक नई दिशा देने का काम शुरू किया। उनका सपना था एथेंस को एक समुद्री साम्राज्य के रूप में स्थापित करना। सलामिस और प्लाटिया की जीत ने यूनान में एथेंस की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया था और अब समय था इस अवसर का लाभ उठाने का। थेमिस्टोकल्स ने पीरियस बंदरगाह को और मजबूत किया और एथेंस की नौसेना को और विस्तार दिया। उन्होंने डेलियन लीग की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो यूनान के विभिन्न शहर राज्यों का एक गठबंधन था। इस गठबंधन का उद्देश्य फारसी खतरे से रक्षा करना और एजियन सागर में यूनानी प्रभाव को बढ़ाना था। लेकिन धीरे धीरे ये गठबंधन एथेंस के नेतृत्व में एक समुद्री साम्राज्य का आधार बन गया। थेमिस्टोकल्स की नीतियों ने एथेंस को आर्थिक और सैन्य रूप से अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की। पीरियस बंदरगाह अब व्यापार का केंद्र बन गया था और एथेंस की नौसेना एजियन सागर में निर्विवाद रूप से सबसे ताकतवर थी। लेकिन इस उन्नति के साथ साथ थेमिस्टोकल्स के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी होने लगी। थेमिस्टोकल्स की सफलता ने उन्हें यूनान में एक महान नायक बना दिया, लेकिन उनके अपने शहर में उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। एथेंस की राजनीति में कुलीन वर्ग और अन्य नेता जैसे किमोन और अरिस्टाइड्स थेमिस्टोकल्स की बढ़ती लोकप्रियता और शक्ति से ईर्ष्या करने लगे। थेमिस्टोकल्स की सामान्य पृष्ठभूमि और उनकी महत्वाकांक्षी नीतियां कुलीन वर्ग को खटकती थी। इसके अलावा थेमिस्टोकल्स की कुछ नीतियां जैसे डेलियन लीग को एथेंस के नियंत्रण में लाना अन्य शहर राज्यों, खासकर स्पार्टा को पसंद नहीं आई। स्पार्टा को लगने लगा कि एथेंस अब यूनान पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। इस तनाव ने थेमिस्टोकल्स की स्थिति को और कमजोर किया।
सबसे बड़ा झटका तब लगा जब थेमिस्थोकल्स पर फारस के साथ गुप्त समझौते करने का आरोप लगा। ये आरोप शायद उनके राजनीतिक विरोधियों की साजिश थी, लेकिन इसने उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। एथेंस की सभा में उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी और उनकी लोकप्रियता कम होने लगी। थेमिस्थोकल्स, जिन्होंने एथेंस को फारसी आक्रमण से बचाया था, अब अपने ही शहर में अकेले पड़ रहे थे। थेमिस्थोकल्स के सामने अब दोहरी चुनौती थी। एक ओर उन्हें एथेंस को एक समुद्री साम्राज्य के रूप में स्थापित करना था और दूसरी ओर उन्हें अपने राजनीतिक विरोधियों का सामना करना था। उनकी दूरदृष्टि ने एथेंस को एक नई ऊंचाई दी थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें दुश्मन भी बना दिए थे। एथेंस की सड़कों पर अब एक नया युग शुरू हो चुका था। सलामिस और प्लाटिया की जीत ने यूनान को फारसी खतरे से मुक्त कर दिया था और एथेंस एक उभरती हुई समुद्री शक्ति बन चुका था। यह सब संभव हुआ था थेमिस्थोकल्स की दूरदृष्टि, उनकी चतुराई और उनके अटूट साहस के कारण। लेकिन जिस नायक ने एथेंस को उसकी सबसे बड़ी जीत दिलाई, वो अब अपने ही शहर में अजनबी बनता जा रहा था। फारसी युद्धों के बाद एथेंस एक नई शक्ति के रूप में उभरा। डेलियन लीग, जिसकी नींव में थेमिस्थोकल्स का योगदान था, अब एथेंस के नेतृत्व में एक समुद्री साम्राज्य का आधार बन चुका था। पीरियस बंदरगाह व्यापार और नौसैनिक गतिविधियों का केंद्र था और शहर की दीवारें पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। लेकिन इस समृद्धि के बीच थेमिस्थोकल्स की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। एथेंस की राजनीति में कुलीन वर्ग और अन्य नेता जैसे किमोन और अरिस्टाइड्स थेमिस्थोकल्स की लोकप्रियता और उनकी महत्वाकांक्षी नीतियों से असहज थे। उनकी सामान्य पृष्ठभूमि और उनकी जनता केंद्रित नीतियां कुलीन वर्ग को खटकती थी। किमोन, जो एक युवा और करिश्माई नेता थे, एथेंस की सभा में तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। उन्होंने थेमिस्थोकल्स की नीतियों की आलोचना शुरू की, खासकर डेलियन लीग को एथेंस के नियंत्रण में लाने के उनके प्रयासों की। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब थेमिस्थोकल्स पर फारस के साथ गुप्त समझौते करने का आरोप लगा। यह आरोप शायद उनके विरोधियों की साजिश थी, लेकिन उस समय यूनान में फारसी सहानुभूति का आरोप बहुत गंभीर माना जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह आरोप स्पार्टा द्वारा भी समर्थित था, जो एथेंस की बढ़ती शक्ति से चिंतित था। थेमिस्थोकल्स ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन उनकी आवाज अब सभा में कमजोर पड़ने लगी थी। लगभग 471 ईसा पूर्व में एथेंस की सभा ने थेमिस्थोकल्स के खिलाफ एक कठोर निर्णय लिया। उन्हें ओस्ट्रैसिज्म के जरिए शहर से निर्वासित कर दिया गया। ओस्ट्रैसिज्म एथेंस की एक प्रथा थी, जिसमें नागरिक किसी व्यक्ति को 10 साल के लिए शहर से बाहर करने के लिए मतदान करते थे। यह प्रथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका उपयोग अक्सर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को हटाने के लिए भी किया जाता था। थेमिस्थोकल्स के लिए यह एक गहरा आघात था। जिस शहर को उन्होंने फारसी आक्रमण से बचाया, जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, उसी शहर ने उन्हें ठुकरा दिया। वो एथेंस छोड़कर पहले आर्गोस चले गए, जो स्पार्टा का विरोधी शहर था। लेकिन उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद उन पर फिर से फारस के साथ विश्वासघात का आरोप लगा और इस बार एथेंस और स्पार्टा दोनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। थेमिस्थोकल्स अब यूनान में सुरक्षित नहीं थे। उन्होंने यूनान छोड़ने का फैसला किया। एक रोमांचक और खतरनाक यात्रा के बाद वो फारसी साम्राज्य में पहुंचे। ये एक विडंबना थी। जिस व्यक्ति ने फारसियों के खिलाफ यूनान को एकजुट किया, वो अब उसी फारसी राजा के दरबार में शरण मांग रहा था। फारसी राजा आर्टेक्सर्जीज प्रथम ने थेमिस्थोकल्स का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें मग्नेशिया नामक एक छोटे से क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया, जहां वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताने लगे। मग्नेशिया में थेमिस्थोकल्स ने एक शांत लेकिन सम्मानजनक जीवन जिया। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने फारसी संस्कृति को अपनाया,
लेकिन उनके दिल में यूनान के लिए प्यार हमेशा रहा। वो अपने अतीत को नहीं भूले। कुछ किंवदंतियों के अनुसार जब फारसी राजा ने उनसे यूनान के खिलाफ युद्ध में मदद मांगने की कोशिश की तो थेमिस्टोकल्स ने इनकार कर दिया। यह दिखाता है कि भले ही एथेंस ने उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन उनकी निष्ठा अपने देश के प्रति अटल रही। लगभग 459 ईसा पूर्व में थेमिस्टोकल्स की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने बीमारी के कारण दम तोड़ा, जबकि अन्य का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो यूनान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। उनकी मृत्यु के साथ एक युग का अंत हुआ। थेमिस्टोकल्स की मृत्यु के बाद एथेंस ने उनकी विरासत को अपनाया। जिस समुद्री शक्ति का सपना उन्होंने देखा था वो अब हकीकत बन चुका था। डेलियन लीग के तहत एथेंस ने एजेंट सागर पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एथेंस का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। इस युग में एथेंस ने कला, दर्शन और लोकतंत्र के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। पेरिक्लेस जैसे नेताओं ने थेमिस्टोकल्स की नीतियों को आगे बढ़ाया और पार्थेनन जैसे स्मारक इस समृद्धि के प्रतीक बने। लेकिन थेमिस्टोकल्स की सबसे बड़ी विरासत थी उनकी दूरदृष्टि। उन्होंने उस समय नौसेना की शक्ति को पहचाना जब अधिकांश यूनानी थल सेना पर निर्भर थे। उनकी रणनीति और चतुराई ने न केवल फारसी युद्धों में जीत दिलाई, बल्कि एथेंस को एक नई पहचान दी। सलामिस की लड़ाई आज भी सैन्य इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है और थेमिस्टोकल्स का नाम उस जीत का पर्याय बन गया। आज जब हम प्राचीन यूनान के इतिहास को देखते हैं तो थेमिस्टोकल्स का नाम एक प्रेरणा के रूप में उभरता है। वो हमें सिखाते हैं कि साहस, बुद्धि और दूरदृष्टि से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। और इस तरह थेमिस्टोकल्स की गाथा समाप्त होती है, लेकिन उनका नाम, उनकी रणनीति और उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर रहेगी।